बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिया की रात फिर भड़क उठी जब 2024 के युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल ने बिना किसी चेतावनी के सीधे एक आवासीय अपार्टमेंट को निशाना बनाया और हर्रेत होरेक की घनी आबादी वाली गली अचानक आग, धुएं और सायरनों से भर गई। जबकि शहर के लोग महीनों से उम्मीद किए बैठे थे कि युद्ध विराम का मतलब शायद कुछ समय की राहत होगा, पर इस हमले ने साबित कर दिया कि तनाव की आग अभी भी सतह के नीचे सुलग रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि इस हमले का उद्देश्य हिजबुल्लाह के कथित चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाना था। मीडिया में हाइथम अली तबतबाई का नाम उछला, जिसे संगठन के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी और संगठन के एक सूत्र ने बस इतना कहा कि किसी वरिष्ठ सदस्य को टारगेट किया गया है, लेकिन पहचान की पुष्टि अभी संभव नहीं। स्थानीय मीडिया ने बताया कि कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। और यह सब उस समय हुआ जब लोग सोच रहे थे कि 2024 के नवंबर के युद्ध विराम के बाद कम से कम राजधानी के आसपास हालात स्थिर रहेंगे, जबकि उसी संघर्ष के दौरान इजरायल हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेतृत्व करने वाले हसन नसरुल्लाह और कई वरिष्ठ कमांडरों को मौत के घाट उतार चुका था, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव हमेशा की तरह तेज बना रहा। युद्ध विराम के बाद भी दक्षिण लिबनान में कई बार हमले हुए और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से अधिक घायल हुए हैं, जिससे स्थानीय लोग लगातार असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। दाहिया पर पिछली बार हुए हमलों में इजरायल चेतावनी जारी करता था, लेकिन इस बार बिना किसी पूर्व सूचना के हमला किया गया, जिससे लोगों के बीच भय और गुस्सा और बढ़ गया। इसी के साथ ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई पर खतरे की चेतावनी फिर सुर्खियों में आई, जब देश के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब ने कहा कि दुश्मन खामेनेई को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, कभी हमलों के जरिए तो कभी नाशकता के जरिए। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वर्तमान समय में कोई सक्रिय साजिश है या नहीं, लेकिन ये पहली बार नहीं कि ईरान ने इस प्रकार का संदेश दिया है, खासकर इस साल जून में इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुए 12 दिन के संघर्ष के बाद, जब दोनों देशों के बीच तनाव बिल्कुल खुली आग की तरह फैल गया था। उस युद्ध में इजरायल ने ईरान के सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर हमले किए थे, जिसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बनाया था। और उस समय यह भी खबरों में आया था कि इजरायल खामेनी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी किसी कार्रवाई पर वीटो लगाया। नेतन्याहू ने इस पर कोई सीधी पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मामले को और पेचीदा बना दिया कि यदि खामेनेई की मौत होती तो युद्ध शायद रुक जाता, जबकि ट्रंप ने कहा कि वे उन्हें आसान लक्ष्य मानते हैं, लेकिन मौजूदा समय में ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी के समानांतर गाजा से आई नई खबरों ने युद्ध विराम की नाजुक स्थिति को फिर प्रश्नों में डाल दिया, जब नेतन्याहू के कार्यालय ने आरोप लगाया कि हमास ने एक बार फिर युद्ध विराम की शर्तें तोड़ी और इजरायल ने जवाब में अपने अनुसार हमास के 5 वरिष्ठ सदस्यों को मार गिराया, जबकि दोनों पक्ष एक दूसरे को लगातार उल्लंघन का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि लिबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ और गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल जो आवश्यक होगा वो करेगा, ताकि दोनों संगठन अपनी शक्ति फिर खड़ी न कर सकें। उसी दिन गाजा के सिविल डिफेंस ने बताया कि इजरायली हमले में 21 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं, जबकि युद्ध विराम के बाद ये सबसे खतरनाक दिनों में शामिल था। इन सैन्य घटनाओं की भीड़ में अमेरिकी राजनीति की ओर से भी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जब ट्रंप और न्यूयॉर्क के नए निर्वाचित मेयर जोहरान मामदानी की मुलाकात ने मीडिया को चौंका दिया, क्योंकि दोनों पहले एक दूसरे पर बेहद तीखे शब्दों में हमला कर चुके थे। ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट, जिहादी और यहूदी विरोधी कहा था, जबकि मामदानी ने ट्रंप को तानाशाह और फांसीवादी कहा था। लेकिन वॉशिंगटन में उनकी पहली आमने सामने मुलाकात में दोनों मुस्कुराते दिखे और ट्रंप ने मामदानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे उनके चुनाव जीतने से खुश हैं और उन्हें लगता है कि मामदानी अच्छा काम करेंगे। पत्रकारों ने पुराने आरोपों पर दोनों को उकसाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने माहौल को शांत रखते हुए कहा कि लोग बदलते हैं और वे अब मामदानी को जिहादी नहीं मानते। मामदानी ने भी कहा कि मुलाकात में दोनों ने मतभेदों पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के नागरिकों की भलाई पर चर्चा की, खासकर उन 18 लाख लोगों पर जो लागत बढ़त और गरीबी की चुनौती से जूझ रहे हैं। इसी अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने कहा कि वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात कर यूक्रेन युद्ध रोकने के प्रयास और काला सागर से अनाज निर्यात के सुरक्षित रास्ते को पुनर्जीवित करने की कोशिश पर चर्चा करेंगे। तुर्की एक ऐसा देश है जिसने युद्ध की शुरुआत से ही कीव और मॉस्को दोनों के साथ संबंध बनाए रखे हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से दूर रहते हुए भी यूक्रेन को सहायता प्रदान की है और इस्तांबुल में कई दौर की शांति वार्ता भी करा चुका है। अर्दोगान ने कहा कि काला सागर अनाज पहल सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि युद्ध में फंसी दुनिया को राहत देने का एक तरीका भी था, और अगर इसे फिर शुरू किया जा सके तो ये बहुत फायदेमंद होगा।
साथ ही वे पुतिन से यह भी चर्चा करना चाहते हैं कि कैसे मौतों को रोका जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर वे यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं से भी बात करते रहेंगे, जबकि अमेरिका की 28 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव योजना पर वे सीधे टिप्पणी करने से बचे। रूस इस पहल से 2023 में इसलिए बाहर निकला था क्योंकि उसे अपनी खाद और अनाज निर्यात पर बाधाओं की शिकायत थी। हाल ही में अर्दोगान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और फ्रांस और इटली के नेताओं से भी इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए कूटनीति के हर रास्ते को आजमाना जरूरी है और अगर इस्तांबुल में वार्ता फिर शुरू होती है तो ये एक बड़ी आशा हो सकती है। इन सब घटनाओं का लगातार जोड़ना इस बात का संकेत है कि दुनिया की राजनीति कई मोर्चों पर एक साथ जल रही है। कहीं मिसाइलों और ड्रोन के विस्फोट हैं, कहीं दो नेता वर्षों की दुश्मनी भूलकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं बड़े राष्ट्र ये सोच रहे हैं कि युद्ध कैसे रुके और भूखे लोगों के लिए अनाज की राह फिर कैसे खुले। हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ तनाव है और हर तरफ ये सवाल है कि आगे का रास्ता किस दिशा में जाएगा, खासकर तब जब लेबनान, गाजा, ईरान, इजराइल और यूक्रेन जैसे मोर्चों पर घटनाएं किसी दिन भी अचानक बदल सकती हैं और हालात फिर नई उथल-पुथल की ओर बढ़ सकते हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर निर्णय, हर बयान और हर हमला एक नई कहानी लिख देता है, और लोग हर तरफ से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन ये सिलसिला रुके। लेकिन अभी तक की तस्वीर बताती है कि तनाव की आग जलती रहती है और हर नया दिन किसी नई घटना, नए खतरे और नए राजनीतिक मोड़ को लेकर आता है, जिससे दुनिया की सांसें लगातार भारी होती जा रही हैं और अनिश्चितता हर मोर्चे पर फैलती जा रही है।